हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 10 अक्टूबर और जो आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। एनवायरमेंटल क्लियरेंस, इसके ऊपर बात करेंगे। टोकनाइजेशन क्या है, JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान ऑफ एक्शन, तो इसको देखेंगे। और जो इंडियन मेड सिरप है जिसकी वजह से गैम्बिया के अंदर काफ़ी बच्चों की डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो उसके ऊपर पढ़ेंगे कि ऐसा हुआ क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं, और उस पर WHO का क्या कहना है। तो ये सब इस चैप्टर के अंदर, इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कंक्लूड किया है दैट एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस आर एक्सेप्टेबल। कि भाई जो जितनी भी इंडस्ट्री का, कई बार क्या होता है ना, कुछ इंडस्ट्री है या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट है तो उसको ऐसे एरिया के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, वहाँ पे बनाया जाता है जहाँ पे इन्वायरमेंट का काफ़ी नुकसान हो जाता है, लेकिन उसकी ज़रूरत को देखते हुए उसको मतलब क्या है ना, क्लियरेंस मिलने से पहले ही परमिशन मिल जाती है कि आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में उसकी जो बाकी की प्रोसेस है वो पीछे से चलती रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस है क्या। एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस इज रेफर टू अलाउिंग फंक्शनिंग ऑफ एन इंडस्ट्री और अ प्रोजेक्ट, allowing industry or a project which has started operating without obtaining the green clearance। कि भाई ऐसी इंडस्ट्री और ऐसे प्रोजेक्ट को ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसको काम करने की परमिशन मिल जाती है बिना किसी ग्रीन क्लियरेंस के ऑब्टेन किए हुए, ठीक है, एंड डिस्क्लोजिंग द प्रोबेबल एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और उसको क्या है ना कि वो ये भी डिस्क्लोज नहीं करता कि भाई उसकी वजह से कितने वहाँ के जो इन्वायरमेंट है उसको क्या हानि पहुँचेगी, उसका क्या नुकसान होगा। ए बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिड नॉट एब्सोल्युटली प्रोहिबिट द ग्रांट ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस। कि भाई जो 1986 की इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो पूरी तरह से इस चीज़ पे प्रतिबंध नहीं लगाती, किस पे, कि जो ये एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस दिया जाता है ना, कि भाई पहले से ही आपको अलाउ कर दिया जाता है, बाकी की प्रोसेस बाद में चलती रहेंगी, है ना। तो उस चीज़ पे ये पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। It should not be granted routinely but in exceptional circumstances taking into account all relevant environmental factor। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा गया है कि इसको रूटीनली ग्रांट नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि आपका मन किया तो मतलब किसी को भी अलाउ कर दिया या फिर धड़ल्ले से आप हर एक को ही अलाउ कर दे रहे हो, ऐसा नहीं। ये केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के अंदर ही यूज़ करना चाहिए। मतलब कोई ऐसी इंडस्ट्री की जो हमको बिल्कुल एट अ टाइम प्रेजेंटली ज़रूरत है और उसके बिना काम नहीं चल रहा हो, है ना। जैसे आपने कोविड के अंदर देखा होगा, आपने कोविड के टाइम पे देखा था ना कि भाई हॉस्पिटल्स की हमको कितनी ज़रूरत थी, ठीक है। तो उस क्राइटेरिया में अगर वैसी कोई सिचुएशन हो जाती है और हमको किसी ऐसी इंडस्ट्री या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी है उसको बनाना है और वहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उस टाइम पे है ना आप इनको ये परमिशन ग्रांट कर सकते हो। तो इन केसेस के अंदर आप थोड़ा सा मतलब क्या है ना रियायत दे सकते हो कि भाई ठीक है बाद में हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देख लेंगे, लेकिन फिर भी इतना ध्यान में होना चाहिए कि कम से कम एनवायरमेंट को वहाँ पे नुकसान पहुँचे। वट आर द रिलेटेड कंसर्न्स, इससे रिलेटेड और कंसर्न्स क्या है। ए पोस्ट फैक्टो असेसमेंट डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ये पोस्ट फैक्टो वाला सीन है ना, ये जो मेन पर्पज़ है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का, जो ये प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के मतलब को ही ख़त्म कर देता है, ठीक है। अगर आपने पहले ही किसी चीज़ को लगा दिया और वो काम करने लग गई और उसके वजह से इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो चुका है अब उसको तो हम बाद में रिवर्स नहीं कर सकते ना। बाद में असेसमेंट करने का क्या फ़ायदा है कि भाई इन्वायरमेंट पे उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये असेसमेंट करने का कोई मतलब नहीं रहता। जो नुकसान होना होता है वो हो चुका होता है। तो जो ये इसका पर्पज़ है ना इस प्रोसेस का, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन डिफाइंस द पर्पज़ ऑफ EIA मतलब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एज अलर्टिंग डिसीजन मेकर।
रेगुलेटरी एजेंसी एंड द पब्लिक ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोजेक्ट, कि भाई ये डिफ़ाइन करता है कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो एक तरह की डिसीजन मेकर कमेटी है या फिर रेगुलेटरी एजेंसी है, जो कि क्या डिसाइड करता है कि ये जो प्रोजेक्ट लागू होने जा रहा है कि ये कितना इफ़ेक्ट डालेगा किस पे, इन्वायरमेंट पे। अगर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है तो ये फिर उनको क्या कुछ बोलेगी भाई, कुछ सजेशन प्रोवाइड करेगी कि आपको इस चीज़ को मॉडिफाई कर लेना चाहिए, है ना। और फिर भी अगर गड़बड़ चल रहा है तो फिर आप इसको बिल्कुल ही बंद कर दो, या फिर वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होना है उसको ठीक करो, उसके अंदर जो एरर्स हैं उसको ठीक करो, और कम से कम क्या है ना वहाँ पे जो इन्वायरमेंट का है वो लॉस हो। The industry are encouraged to commence operation without bothering for clearances and eventually get regularized by paying the penalty amount। अब क्या है ना, इंडस्ट्रीज़ लूपहोल ढूंढ ही लेती हैं। वो क्या करती हैं, वो बाद में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं वो बाद में देती हैं, ठीक है। उनको पता है कि आपकी वजह से यहाँ पे डैमेज हो चुका है, और उनको ये भी पता है कि जो आप रिपोर्ट दोगे, ठीक है, उसके मुताबिक तो यहाँ पे डैमेज हो चुका होगा, फिर उन पे फ़ाइन लगेगा। लेकिन वो फ़ाइन देने को तैयार हैं, अपना प्रॉफिट वो इतना बना लेते हैं कि वो फ़ाइन देना उनके लिए कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत बहुत छोटा सा अमाउंट है। इस वजह से इन चीज़ों का फ़ायदा कंपनीज और ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ उठा रही हैं। तो इस वजह से सरकार को इन लूप होल्स के तरफ ध्यान देना चाहिए, है ना, इनको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। It is likely to an open floodgate of violation and give rise to a situation where damage to the environment is irreversible। कि भाई एक तरह से जो ये है ना, हम एक तरह का ऐसा गेट खोल रहे हैं जहाँ पे इतनी सारी वायलेशन होती जाएंगी, और जो उससे जो डैमेज होगा एनवायरनमेंट को वो फिर इरिवर्सेबल है, ठीक है, उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो नुकसान हो गया सो हो गया। व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो ये हमने पढ़ा है, अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, वैसे तो मैंने बता ही दिया। इट कैन बी डिफाइन एज द स्टडी ऑफ प्रिडिक्टिंग द इफेक्ट ऑफ प्रपोज्ड एक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। ये एक तरह से प्रिडिक्ट करता है, ठीक है, आगे का अनुमान लगाता है कि जो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया जाना है इसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। और ये एक तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। अब इसमें प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे टेबल है मैं बता देता हूँ। देखो, ये कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो स्टार्ट होता है, उसके लिए साइट का सिलेक्शन होता है, फिर जो EIA है वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है, वहाँ पे कंडक्ट करती है कि वहाँ के असेसमेंट करती है। फिर वो असेसमेंट करने के बाद क्या है, कंपनी NOC के लिए अप्लाई करती है, ठीक है। फिर जो NOC अप्लाई होने के बाद जो स्टेट ये क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो एक पब्लिक हियरिंग अरेंज करता है कि जहाँ पे जो ये कंपनी लगनी है ना, तो वहाँ के लोगों की भी बातें सुनी जाती है कि उनके व्यूज़ क्या हैं उस पर। अगर वो लोग मना कर देते हैं तो उसको भी कंसीडर किया जाता है। फिर ये सब होने के बाद ये जाएगा एनवायरनमेंट क्लियरेंस के पास में, ठीक है। और एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए कहाँ पे जाएगा, जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की, उसके पास ये पूरी जाएगी इस एनवायरनमेंट असेसमेंट रिपोर्ट के साथ में, और NOC जो कि इसको कहाँ से मिलेगी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, ठीक है। और फिर वो कमेटी इनकी जो भी बातचीत हुई है, जो भी रिपोर्ट्स के अंदर है, सब चीज़ों को देखेगी कि भाई सही है या नहीं। अगर उनको गड़बड़ लगा तो उस चीज़ को रिजेक्ट कर देंगी, अगर सही लगा तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगी, और अगर उनको ये लगा कि इसको ये अंदर थोड़े से चेंज होने के बाद ये एक्सेप्ट करने लायक है तो फिर उसको चेंज के लिए सजेशन करेगी कि भाई ये चेंज करो। फिर वो कंपनी फिर से उन चेंज को करेगी, और फिर से एनवायरनमेंट असेसमेंट जो रिपोर्ट बनेगी दोबारा, फिर से उनको NOC के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर पब्लिक हियरिंग होगी, ठीक है। अब मान लो किसी लोगों ने कुछ ऐसे व्यूज़ रख दिए जिनकी वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था, तो क्या है ना, गवर्नमेंट उसको नहीं मानेगी, वो फिर से उनको कहेगी कि भाई लोगों ने जो बात कही है उस पर आप ध्यान दीजिए और उन चेंजेस को अपनी इस कंपनी के अंदर कीजिए। फिर वो करेंगे, फिर ये यहाँ पे फिर से जाएगा, फिर NOC के लिए अप्लाई, फिर लोगों की हियरिंग होगी, अगर वो मान गए तो ये सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे यही सब बताया गया है, ठीक है, एक तरह से सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर किसी को पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ सकता है, ओके। अब बात करते हैं
कि यहाँ पे NOC तो मिल गई, मिलने के बाद कहाँ पे जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास में। और फिर लेकिन यहाँ पे क्या सीन है ना, प्रोजेक्ट्स को दो कैटेगरी में रखा गया, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। जो प्रोजेक्ट ए है उनके लिए तो मैंडेटरी है एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना, ठीक है। तो दस दे डू नॉट अंडरगो स्क्रीनिंग प्रोसेस, कि भाई उसको ये पूरी स्क्रीनिंग प्रोसेस के अंडर में जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको क्या है ना, यहाँ पे आपको 101% क्या है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस आपको लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। आप ये पोस्ट फैक्टो वाला सीन नहीं कर सकते यहाँ पे। और जो प्रोजेक्ट बी है उनके अंदर भी B1 जो प्रोजेक्ट है उनके लिए भी मैंडेटरी है, लेकिन जो B2 है वो उनके लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जो रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट है, उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो एक्स पोस्ट फैक्टो वाले सीन में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या B2 में ऐसे प्रोजेक्ट्स को रखा जाता है जिनका इन्वायरमेंट पे एकदम से ज़्यादा गहरा असर नहीं पड़ता है। फिर जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हुए एनालाइज करे जाते हैं एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री के अंडर में रहती है, उनके द्वारा अगर कोई रिकमेंडेशन है तो वो दिया जाता है, अगर नहीं है तो फिर ठीक है, उसको फाइनल करके अप्रूव, अगर अप्रूव करना है तो अप्रूव कर लिया जाएगा, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा जो पहला टॉपिक है, ठीक है ना। और आगे बढ़ने से पहले एक बार बता दूँ, देखो बच्चे हैं ना वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं, तो फिर कोई मतलब बनता नहीं है ना। इतनी अच्छी आप स्लाइड बनाओ या फिर इतनी मेहनत करो, फिर देखते हैं ही नहीं, तो मज़ा सा नहीं आता। तो प्लीज़ अगर आप इसको स्टार्ट कर रहे हो तो एंड तक देखा करो, ठीक है। तो अगला टॉपिक है चेंज। अभी जो न्यूक्लियर ईरान डील थी, ठीक है, उस पर भी काफ़ी चर्चा छिड़ी रहती है कि भाई कभी तो US उससे पीछे हट जाता है, तो कभी फिर से आने की पहल करता है। तो पूरा का पूरा मैटर यहाँ पे हम फिर से पढ़ने वाले, क्योंकि अभी रिसेंटली ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में क्यों था, अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, US ने कुछ सैंक्शन इम्पोज कर दिए किस पे, एक मुंबई बेस्ड पेट्रोकेमिकल कंपनी थी जिसका नाम क्या था, तिबालाजी पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड, एज इट वॉज अक्यूज्ड ऑफ सेलिंग इरानियन पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कि भाई इसके ऊपर एक्यूजेशन लगाए गए थे, कि आरोप लगाए गए थे कि जो ईरान के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ये सेल कर रही है। और US ने जो सैंक्शन पहले ही लगा रखे ईरान के ऊपर कि भाई कोई भी इनसे इनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ख़रीदेगा नहीं, तो ऊपर से इस मुंबई की जो कंपनी है इसने वहाँ से ख़रीद के और बेचना स्टार्ट कर दिया, तो इस कंपनी के ऊपर फिर सैंक्शंस लगा दिए। अब क्या है ना, ये US वगैरह के अंदर अपना व्यापार नहीं कर सकती। It is the first Indian entity to face the US designation under unilateral sanction passed in 2018-19 after the US walked out of Joint Comprehensive Plan of Action। कि भाई ये पहली इंडियन एंटिटी है, पहली ऐसी कंपनी है इंडिया की जिसके ऊपर US ने ऐसे सैंक्शंस लगाए हैं, जब ये 2018-19 में जो इनका एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, जिस एग्रीमेंट को फेमसली बोला जाता है JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इससे ये वॉकआउट हो गए थे, और उसके बाद से इन्होंने ईरान के ऊपर फिर से क्या लगा दिए थे, सैंक्शन लगा दिए थे। अब बात करते हैं कि ये है क्या। इसको कॉमनली बोला जाता है 2015 ईरान न्यूक्लियर डील, ठीक है। और इसको JCPOA वाज द रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन। काफ़ी लंबी नेगोशिएशन चली थी ईरान के साथ 2015 से लेकर 2013 से 15 तक, बिटवीन ईरान और P5+1। अब P5+1 क्या है, ये 5 कंट्री हैं, ठीक है। 5 कंट्री एक साइड में और एक अलग से, लाइक चाइना हो गया, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और US, ये मिलके हो गए 5। और छठी कौन सी थी, जर्मनी, ठीक है। इन सब ने मिलके ईरान को समझाया कि भाई ठीक है, जो ये आप यूरेनियम निकाल रहे हो ना, तो आप इस चीज़ को ख़त्म कर दो, आप किसी भी तरह का वेपन मत बनाओ, न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ। तो उस टाइम पे ईरान ने फिर इनकी बात मान ली थी, भाई ठीक है हम ऐसा नहीं करते, आप हमारे ऊपर से सैंक्शन हटा लो। तो ये सारी कंपनियां, ये सारे देश ने इनकी बात मान ली कि चलो ठीक है, आपके ऊपर जितने भी सैंक्शन है हम उसको हटा लेंगे, लेकिन आपको इस डील के अंदर बने रहना पड़ेगा। तो उसके बाद में इनके ऊपर से जितने भी सैंक्शंस थे वो हटा लिए गए थे, एक्सेप्ट 2, ठीक है।
सारे हटा लिए गए थे, लेकिन 2 सैंक्शन इनके ऊपर फिर भी रखे गए थे। वो कौन से थे? ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, और ऊपर से जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उनके ऊपर भी एक तरह से क्या रहा था, सैंक्शन रहे थे उनके ऊपर, फिर भी इनके ऊपर रोक लगा रखी थी सभी कंट्रीज़ ने। तो उसके अंदर ये है ना, किसी भी तरह की डीलिंग नहीं होने देते थे। अब क्या था, जो ये न्यूक्लियर डील थी इसके अंडर में क्या था, ईरान एग्री हो गया था कि ठीक है भाई, हम जो ये सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, ये जितने भी यूरेनियम हो गया या हैवी वाटर हो गया, ठीक है, एनरिच कर देते हैं यूरेनियम को, उसकी प्योरिटी को और बढ़ा देते हैं, और वो जितना प्योर होगा और जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उसका उतना ज़्यादा घातक परिणाम निकलेगा, ठीक है ना। क्योंकि उससे क्या है, फिर न्यूक्लियर वेपन बनेगा। ये रहा, ये न्यूक्लियर वेपन के ही कंटेंट है, एनरिच यूरेनियम हो गया, हैवी वाटर हो गया, ये सारे के सारे इससे क्या है, न्यूक्लियर वेपन ही बनाया जाता। और ईरान एग्री हो गया था, ठीक है, कि भाई हम आपकी बात मान लेंगे, और जो IAEA एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं कुछ, उनको मानने के लिए भी रेडी हो गया कि ठीक है भाई, इनके जो इंस्पेक्टर हैं वो हमारे यहाँ पे आके एक्सेस कर सकते हैं, हमारी न्यूक्लियर साइट्स को देख सकते हैं भाई, कहीं हम वेपन तो ना बना रहे हो सीक्रेट में। तो इनकी सारी बातों को ईरान ने मान लिया था। वाइल द वेस्ट एग्रीड टू लिफ्ट द सैंक्शंस रिलेटेड टू ईरान्स न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, कि भाई ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की जो ट्रीटी थी, इसके ऊपर जो इन्होंने सैंक्शन लगा रखे थे जितने भी वेस्ट की कंट्रीज़ थी, तो वो सब एग्री हो गए, ठीक है भाई, ठीक है, आप हमारी बात मान रहे हो तो हम सैंक्शन हटा लेते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने 2 जगह पे तो लगा ही रखे थे, वहाँ से नहीं हटाए, जो मैंने अभी बताया ही था। US कमिटेड टू लिफ्टिंग सैंक्शन ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर से भी इन्होंने सैंक्शन हटा लिए। लेकिन जो इनका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम था स्विफ्ट, उसके ऊपर फिर भी इन्होंने थोड़े बहुत सैंक्शन रखे, उसके ऊपर फिर भी इन्होंने स्विफ्ट नहीं, जो इनका खुद का डॉलर के अंदर जो ये ट्रेड करते थे, तो उसके ऊपर इन्होंने फिर भी सैंक्शन बनाए रखे। लेकिन जैसे ही ये ऑयल का एक्सपोर्ट इनका निकला, तो ईरान का जो ट्रेड था वो एकदम से स्काई रॉकेट हो गया, ठीक है, काफ़ी अच्छा, वहाँ की जो इनकी करेंसी डूबी हुई थी वो भी फिर से उठ खड़ी हुई। तो एक तरह से इनका जो इकोनॉमी है फिर से रास्ते पे आने लग गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ ना, 2018 के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप आए, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही यहाँ से वॉकआउट कर लिया, इस डील से बाहर निकल गए, और इनके ऊपर फिर से इनका जो बैंकिंग सिस्टम था उसके ऊपर फिर से इन्होंने क्या कर दिए, सैंक्शन लगा दिए, ऑयल पे भी सैंक्शन लगा दिए कि भाई जो अमेरिका का दोस्त है वो कोई भी इनसे तेल नहीं खरीदेगा, वरना फिर अमेरिका उसके साथ में व्यापार नहीं करेगा, ठीक है ना। और जो कि बहुत बड़ी बात थी। और ईरान के ऊपर इन्होंने ये लगाया कि ये अभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को स्टार्ट करके रखे हुए हैं। अब उसके बाद हुआ क्या, जैसे यूएस बाहर निकला 2020 के अंदर, यूएस ने कहा कि ठीक है, सभी के सभी मिलके इनके ऊपर फिर से सैंक्शन लगा देते हैं। लेकिन जो P5+1 जो कंट्रीज़ थी उसमें से यूएस को निकाल दो आप, जो बाकी की जो कंट्री होगी उन्होंने ये करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, डील से निकलने वाले आप हो, हम नहीं, तो हम इसके ऊपर ऐसे सैंक्शन फिर से नहीं लगा सकते, जब जो काम ये कर ही नहीं रहे उसके ऊपर फिर से कैसे लगा सकते हैं। लेकिन ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो नहीं माना, उन्होंने फिर भी अपने एंड से ये लगा के रखा। लेकिन इस चीज़ से निजात दिलाने के लिए भाई जो इनका ऑयल भी नहीं खरीद रहे थे कोई भी, तो ईरान गया फिर बाकी के देशों के पास में कि भाई आप लोगों के कहने पे मैंने यूएस की बात मानी थी, अब यूएस मेरे साथ गलत कर रहा है ना, मेरा तेल खरीद नहीं रहा और मेरे को पैसे मिल नहीं रहे, तो मैं देश कैसे चलाऊं। तो जो बाकी के देश थे उन्होंने फिर एक नया सिस्टम निकाला जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई इंस्टेक्स। तो इसमें क्या होता है ना, इंस्ट्रूमेंट नाम ही बता रहा है, देखो, इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, कि भाई आप तेल दे दो हमको, उसके बदले हम पैसे तो नहीं देंगे आपको, उसके बदले आप क्या उतने ही अमाउंट का हमसे फूड और मेडिसिन ले सकते हो, ठीक है, एक तरह का बार्टर सिस्टम हो गया ये। तो उसके थ्रू अभी तक इनका काम चलता आ रहा है ईरान का। अब जनवरी 2020 के अंदर यूएस ने क्या करा, जो ईरान के टॉप जनरल थे, ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी, उनके ऊपर स्ट्राइक करवा दी।
ठीक है, ड्रोन स्ट्राइक करवा दी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और उससे फिर गुस्सा हो गया, ईरान ने कह दिया कि भाई ठीक है, अगर यूएस ऐसा ही चाहता है तो चलो भाई ठीक है, ये भी सही है, हम अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, हम अब यूरेनियम धड़ल्ले से निकाल लेंगे, जो करना है कर लो। और जो ये ईरान की उसके बाद में जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी थी, तो अब वो भी घबरा गई भाई, क्योंकि ये देख रेख रखती है ना, पूरे वर्ल्ड में ध्यान रखती है कहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहे हैं, और हर तरह के न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो भी मटेरियल होता है उसके ऊपर इनका पूरा ध्यान होता है कि भाई कौन सा देश उसको कैसे यूज़ कर रहा है ना। तो फिर इन्होंने ईरान के साथ में मीटिंग्स करना स्टार्ट करी, और एक तरह से भाई इनको बोला कि भाई आप है ना फिर से एग्रीमेंट में आ जाओ और ऐसा ना करो, लेकिन ये चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। US and Iran have also exchanged their stands indirectly via European Union for a final draft on rejoining the JCPOA। अभी क्या है ना, रिसेंट में फिर से क्या है, बातें चल रही हैं कि भाई ये ईरान और US फिर से इस डील के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अब इससे भारत का क्या बेनिफिट होगा? भारत का बेनिफिट ये होगा कि भाई इंडिया को क्या है ना, ये सैंक्शन हटते ही इंडिया फिर जो ईरान का जो चाबार पोर्ट है और एक बंदर अब्बास पोर्ट है, वहाँ पे जो अपने पहले प्लान्स चल रहे थे, जिसको भाई इंडिया उसको क्या है ना बनाने वाला था और ख़ुद भी यूज़ कर सकता था बनाने के बाद, तो वो फिर से स्टार्ट कर सकता है, और फिर हमारा जो बाकी की वहाँ की जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, है ना। इससे वहाँ से फिर हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं ना उनके साथ उस पोर्ट के ज़रिए हम आ जा सकते हैं, हमको बीच में फिर पाकिस्तान की कोई नीड नहीं लगेगी। और वैसे भी जो पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उस पर चाइनीज़ आके बैठ चुके हैं, ठीक है, पाकिस्तानियों ने उनको दे दिया। तो अभी भारत के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमको चाबार पोर्ट और बंदर अब्बास पोर्ट की जो ये क्या कहते हैं हमारे अंडर में ये आ जाए, जहाँ से हम इजीली ट्रेड कर सकें, और जो नॉर्थ साउथ ट्रेड को ट्रांजिट कॉरिडोर है उसके थ्रू हम ईरान से होते हुए बाकी के जितने भी 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपना व्यापार बढ़ा सकें। और एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो देखा जाएगा, देखो सीधी सी बात है, जब US अपना जो ये काटसा है, ठीक है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, जो ये सैंक्शन लगा रखा है काटसा, अगर ये ईरान से हटा लेगा तो फिर हम क्या है ना, तो वो हटा लेगा तो फिर क्या है, भारत का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। भारत को फिर वहाँ से ईरान से हम तेल को इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि पहले ही काफ़ी सस्ता है ना। उस तरह से फिर हमारी जो इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट मिलेगा, और US और ईरान के जैसे ये रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो एक तरह से देखा जाए तो भारत को उससे काफ़ी मदद मिलने वाली है। अब देखते हैं टोकनाइजेशन का सिस्टम क्या है, कैसे नहीं, ये सब देखते हैं इस टॉपिक में। देखो इस प्रोसेस के अंदर, देखो मैं इस चार्ट से ही आपको पूरा समझा दूंगा, फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं लगेगी मुझे, तो जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे ही हम किसी भी चीज़ को ख़रीदते हैं, है ना, मॉल वगैरह में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, हम क्या है सबसे पहले क्या है, एक रेगुलर कार्ड से जो ये कार्ड की मशीन है इसके अंदर डालते हैं, और फिर वहाँ से हमारा जो पेमेंट है इनिशिएट होता है। फिर जो कार्ड की डिटेल है, जो मर्चेंट का एक्वायरिंग बैंक है जिसके अंदर पैसे हमारे कट के जाएंगे, वो फिर डिटेल किसको भेजता है, जहाँ पे हमारे पैसे पड़े हैं जिस बैंक अकाउंट में, वहाँ पे डिटेल, है ना। अब मान लो कि जिससे हम सामान खरीद रहे हैं उसका बैंक का अकाउंट मतलब बैंक है कौन सा, SBI है, और जो हमारे पैसे पड़े हैं वो HDFC में पड़े हैं, तो SBI फिर भेजेगा किसके पास रिक्वेस्ट, HDFC के पास, कि सर हमको बताओ कि भाई इस बंदे के अकाउंट से हम पैसे निकाल ले या नहीं, ठीक है, तो इसके मतलब इसके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं या नहीं, तो फिर ये कर देगा कि हाँ भाई इतने पड़े हैं, आपका पिन वगैरह सब कुछ ओके है, और वहाँ से फिर क्या है ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये होता है नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन जो अभी रिसेंट में जो चीज़ें चेंज करी गई हैं, टोकनाइजेशन का सिस्टम लागू किया गया है, इसमें क्या करा जाएगा ना, वो देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम फिर से वही काम करेंगे, है ना, हम फिर से कार्ड डालेंगे मशीन के अंदर, और वहाँ से क्या होगा, वहाँ से अब एक टोकनाइजेशन ऐप के थ्रू
ठीक है, वो एक टोकन जनरेट करेगी और उस टोकन जनरेट को SBI कहाँ भेजेगा, HDFC के पास में भेजेगा, है ना, क्योंकि मर्चेंट का अकाउंट कौन सा था, SBI का था। अब वो HDFC के पास भेजेगा कि सर बताओ ये वाला टोकन नंबर है और इस टोकन नंबर के अकाउंट में आप जाके देखो कि पैसे पड़े हैं या नहीं इस कार्ड के अकाउंट में। तो वो देखेगा हाँ भाई पड़े हैं, और फिर उस वहाँ से अगर पड़े हैं तो येस हो जाएगा, अगर आपने पिन वगैरह सही डाला है तो आपकी पेमेंट कट जाएगी। यहाँ पे बेनिफिट ये है ना कि ये जो टोकन नंबर है ये टोकन ऐप के थ्रू जनरेट होगा और इसका कार्ड के जो नंबर्स हैं उससे दूर दूर तक कोई लिंक नहीं होता। ठीक है, इनको आप डेसिफर नहीं कर सकते, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इनका जो ये पहले क्या होता था ना, जैसे कि कोई कोड वर्ड में लिख दिया तो उसको उस कोड को कोई तोड़ सकता है ना, उसको तोड़ के पढ़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे नंबर रेंडमली नंबर उठा के एक टोकन नंबर जनरेट किया जाएगा और वो उसी टोकन नंबर से ये सारा सिस्टम होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो फ्यूचर में हर पेमेंट के लिए एक नया टोकन नंबर जनरेट होगा। तो ऐसा है नहीं कि पहले क्या होता था, यहाँ पे क्या है, आपका जो कार्ड डिटेल है एक बार सेव हो गई तो हो गई, वहाँ से बाद में उसी कार्ड डिटेल से कोई बाद में हमारे पैसे वैसे भी निकाल लेता था, फ्रॉड होते थे। लेकिन यहाँ पे नहीं है, एक बार पेमेंट हो गई तो फिर उसके बाद में नई पेमेंट करेंगे तो नया टोकन जनरेट होगा और वो फिर प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, पुराने वाले टोकन के ज़रिए अगर कोई हमारी पेमेंट निकालना चाहे तो पॉसिबल ही नहीं है, वो वन टाइम में ही एक्सपायर हो जाएगा। तो ये है पूरे इस स्लाइड के अंदर में। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और ये किसने स्टार्ट किया है, RBI ने मैंडेटरी कर दिया हर एक ऑल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जितने भी, चाहे आप ऑनलाइन यूज़ करो या फिर किसी ऐप के थ्रू यूज़ करो या फिर जाके डायरेक्टली शॉप में यूज़ करो, आपके साथ में ना ये जितने भी सिस्टम है वहाँ पे टोकनाइजेशन सर्विस के थ्रू ही आपकी पेमेंट कंप्लीट होगी। What is tokenization? It refers to the replacement of actual card details with a unique alternate code called it the token। वही बात है कि जो एक्चुअल कार्ड की जो डिटेल है, जो कार्ड के ऊपर नंबर लिखा जाता है उसको नहीं देखा जाएगा, उस कार्ड के नंबर के बिहाफ पे एक नया नंबर जनरेट होगा और उसी को आगे भेजा जाएगा और उसको जब मैच हो जाएगा कि हाँ ये नंबर सही है टोकन मशीन से, तो फिर वो पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके जो कार्ड के जो नंबर हैं, जितना भी CVV है, XYZ जो भी है, सारा का सारा क्या है ना सेफ रहेगा, सेव नहीं हो पाएगा। तो ये इस क्यों किया गया है, क्योंकि क्या है ना काफ़ी फ्रॉड होते थे। आपने जामतारा वेब सीरीज़ देखी होगी, है ना, सेम थिंग होती है रियल लाइफ में, लोगों के साथ ऐसा होता है। आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, ATM मशीन्स के नीचे वो कैमरा वैमरा लगा लेते हैं, वहाँ से आपकी कार्ड की डिटेल उठा लेते हैं, उसके बाद में वहाँ से सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे वो सीन भी नहीं है। जब टोकनाइजेशन स्टार्ट हो गया तो लेके बैठे रहो उस डिटेल को, कोई मतलब नहीं है। जितनी भी बड़ी बड़ी साइट्स हैं, अमेज़ॉन हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, ये हमारे क्या कार्ड नंबर्स और CVV सब कुछ स्टोर करके रखती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। और ये क्यों करा गया, क्योंकि डिजिटल फ्रॉड बहुत हो रहे थे। ठीक है, 2019 से 2020 के बाद में कितना इंक्रीज़ हो गया, 14% हो गया था हर साल में, इतना भयंकर काम हो रहा। और लास्ट 3 साल के अंदर तो 34% ये डिजिटल फ्रॉड हमारे स्टार्ट हो गए थे। अब हु कैन ऑफर टोकनाइजेशन सर्विस, अब ये कौन ऑफर कर सकते हैं, ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क्स। टोकनाइजेशन कैन बी परफॉर्म्ड ओनली बाय ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क एंड रिकवरी ऑफ ओरिजिनल पैन कार्ड। ठीक है, शुड बी फिजिबल फॉर द ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क ओनली। मतलब जो आपने देखा होगा ना, आपके कार्ड के ऊपर लिखा होता है वीज़ा हो गया या फिर रुपए हो गया, ये होती हैं जो आपकी कंपनियां होती हैं जो कार्ड को ऑथराइज करती हैं। इसके बेनिफिट क्या हैं, बेनिफिट तो आपको पता ही हो गया कि भाई आपके साथ में किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं हो सकता और आपका जो रियल कार्ड डेटा है वो भी स्टोर नहीं होगा, है ना ही आपकी जो टोकन रिक्वेस्ट है वो आपका पैन कार्ड भी स्टोर नहीं करते। तो आपकी हर तरह से आपकी जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो सेफ रहती हैं। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ कार्ड पेमेंट इन इंडिया, भाई कार्ड से कितनी पेमेंट होती है, इसका स्टेटस क्या है इंडिया के अंदर। 2021-22 के अंदर जो ट्रांजैक्शन है क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो इंक्रीज़ हो गए 27% तक, करीबन कितने 233.99 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है क्रेडिट कार्ड से। और फिर वो क्या है ना, और का हाँ एंड 54.32, ये कितना हो गया 9.7
2 लाख इन वैल्यू टर्म्स। अगर वैल्यू वॉल्यूम के अंदर तो इतना, और उसकी वैल्यू देखी जाए तो कितनी, 9.72 लाख, मतलब 9.72 लाख इन वैल्यू टर्म्स 2021 से 22 के अंदर। तो यही था। अभी बात करते हैं जो इंडियन मेड सिरप है उसकी वजह से कहाँ पे, गाम्बिया के अंदर डेथ हो गई, और ये जगह कहाँ है कहाँ नहीं, तो सब चीज़ों के बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, रिसेंटली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने अलर्ट इशू किया है कि भाई करीबन 4 इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई कफ सिरप, खांसी की दवाइयाँ, ठीक है, उनकी वजह से बच्चों की जो किडनी फेलियर होना स्टार्ट हो गया, किडनी के अंदर इशू होने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से 66 बच्चे उनकी डेथ हो चुकी है, एक्सपायर हो गए, जो कि कहाँ पे, वेस्ट अफ्रीकन नेशन के अंदर एक गाम्बिया नाम से जगह है, ठीक है, वहाँ पे 66 बच्चों की डेथ हो चुकी है। The WHO analyzes the sample of each of these products and had confirmed the presence of unacceptable amount of D-ethylene glycol and ethylene glycol as contaminants। कि भाई WHO ने क्या करा, इन जो ये दवाइयाँ थी इनके सैंपल उठाए और उनको चेक किया, और उन्होंने देखा कि इसके अंदर किस चीज़ का अमाउंट ज़्यादा था, डी-इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, ये एक तरह से उसके अंदर कंटेमिनेंट्स निकल के आए। और इनके बारे में बात करें तो ये किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया जाता है इन केमिकल्स को, किसमें, फूड और ड्रग्स के अंदर इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। इनकी वजह से क्या, पेट में दर्द होता है, वोमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है ना, पेट खराब हो जाता है, हेडेक, सिर दर्द, और रीनल इंजरी, मतलब किडनी फेलियर हो गया या फिर किडनी की इंजरी हो गया, न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, ठीक है। The company said these were not sold in India and are only for the export market, already approved by DGCI। कंपनी ने इसके बाद में क्या कहा है कि भाई इसको किसने अप्रूव किया है, DGCI ने अप्रूव किया है। और DGCI क्या है, जितनी भी ड्रग कंट्रोल है, मतलब ड्रग्स वगैरह है, जितनी भी मेडिसिन है, उसके जो लाइसेंस वगैरह है, उनकी जो टेस्टिंग है, उनको सब DGCI देखता है कि वो उनके स्टैंडर्ड्स को देखता है कि भाई किस तरह से, किस वे से उनको बनाया गया है, कितने सेफ प्रिकॉशन उसके अंदर लिए गए, तो सब के सब कौन देखता है, DGCI देखता है। और कंपनी क्या कहती है कि इंडिया के अंदर इनको सेल नहीं किया जाता है इन केमिकल्स के साथ में, और केवल इनको एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बनाया जाता है, जिसको ऑलरेडी किसने अप्रूव कर दिया, DGCI ने। अब क्या था, इंडिया के अंदर ड्रग, इससे रिलेटेड क्या रेगुलेशन है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है, जो कि 1940 के अंदर जिसको बनाया गया था, एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 एंट्रस्टेड वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंट्रल एंड स्टेट रेगुलेटर्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। कि भाई इसके अंदर कुछ, इस एक्ट के अंदर कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट की जितनी भी कंपनी है ना, उनको क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको मान के ऐसे चलना है कि भाई ये आप स्टेप्स लोगे और इतने प्रिकॉशन लोगे तब जाके कोई ड्रग्स या फिर कॉस्मेटिक को आप बाज़ार में लेके आओगे। इट प्रोवाइड द रेगुलेटरी गाइडलाइंस, ठीक है ना, कुछ गाइडलाइंस इशू करती है फॉर इशूइंग द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर। कि भाई यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हो तभी आपको ये जो दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस मिल सकता है, भले ही वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो, सिद्धा हो या फिर यूनानी मेडिसिन हो। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द मैन्युफैक्चरर टू अडहेयर द प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट फॉर लाइसेंसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड मेडिसिन इंक्लूडिंग द प्रूफ ऑफ सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस कंप्लाइंस विद द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। कि भाई जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू जितने भी रेगुलेशन है, जो गाइडलाइंस है, वो आपको फॉलो की होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी मेडिसिन आप बनाओगे वो एक तरह से उनका, उसके अंदर जो आपने डाल रखा है, जो केमिकल्स उसके अंदर है, वो अच्छे से प्रिस्क्राइब करोगे उसके ऊपर, और सारे के सारे जितने भी प्रूफ होंगे सेफ्टी से रिलेटेड और उसकी इफ़ेक्टिवनेस से रिलेटेड, वो भी आप क्या है ना, लाइसेंस लेते टाइम उनको दिखाओगे, ठीक है, उनको अपना सेव करके रखोगे। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या काम है, ये प्रिस्क्राइब करती है स्टैंडर्ड्स, ठीक है, और मेजर्स, किस वास्ते, कि सेफ्टी और एफिशिएंसी हो, ड्रग की जो क्वालिटी है वो भी सही हो, मतलब एक तरह से ऐसी ना हो कि इससे किसी की डेथ हो जाए। और जो जितने भी डिवाइसेस हैं रिलेटेड टू मेडिसिन इंडिया के अंदर, उनकी भी क्वालिटी और उनके स्टैंडर्ड्स अच्छे रहे, ठीक है। जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं,
कि भाई उनके स्टैंडर्ड्स क्या है, किस तरह से हो रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई बस पेज पे ही हो रही हो, है ना, और रियलिटी में ऐसा कुछ हो ही ना रहा हो। तो सब चीज़ों के ऊपर पूरा ध्यान इसके द्वारा रखा जाता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। DGCI इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ CDSCO। इस डिपार्टमेंट के हेड कौन है? DGCI है, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके है कि जो ड्रग मैन्युफैक्चरर हैं उनके लाइसेंस को ये अप्रूव करता है अलग अलग कैटेगरीज़ की ड्रग्स के लिए, सच एज ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के, ठीक है, IV फ्लूइड्स जो कि चढ़ाए जाते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, फ्लूइड्स की कमी हो जाए, सिरिंज वगैरह हो जाए, या फिर वैक्सीन हो गया, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग और इन सब के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए जो लाइसेंस है वो कौन देता है? DGCI के द्वारा। DGCI के अंडर में जो डिपार्टमेंट है CDSO, इसके द्वारा ये सब दिया जाता है। DGCI आल्सो सेट स्टैंडर्ड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेल, इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन इंडिया। कि भाई DGCI क्या है ना, कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ही आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, सेल्स कर सकते हो, देश से बाहर इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, जितनी भी ड्रग्स हैं इंडिया और इंडिया से बाहर। तो ये था आज का लेक्चर। कैसा लगा प्लीज़ मेरे को बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा, इससे काफ़ी हेल्प होगी मुझे। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पेज के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक कहाँ पे होगा? डिस्क्रिप्शन में। तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू, हैव